अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कमर्शियल के ऊपर बात करेंगे। कमर्शियल में सोलर किस तरह लगते हैं और कहाँ कहाँ वाइबल है, कहाँ पे बहुत सारी डिमांड आती है। फ्लैट्स के ऊपर हम लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे लगेगा कि नहीं। कमर्शियल में आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं, शोरूम्स आ जाते हैं, और छोटी फैक्ट्रीज़ आ जाती हैं। तो एग्ज़ाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे किस तरह यूजेज हो सकती है और क्या उसका बेनिफिट होगा। तो कमर्शियल स्टार्ट करते हैं एक छोटी फैक्ट्री से। छोटी फैक्ट्री आ गई, जूतों की फैक्ट्री है, ठीक है, जिसका बिल तो ऑब्वियसली 1 लाख 2 लाख फैक्ट्रियों का तो आराम से आ रहा है, पर एक वो उसके लिए क्या फ़ायदेमंद है। एक छोटी बेकरी है, एक छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, इन लोगों को क्या फ़ायदा है। अब वहाँ लाइट भी आती है, ठीक है, कमर्शियल में तो लाइट भी जा रही है और साथ में बिजली का बिल भी बचाना है। तो उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, बैटरी लगाएं या ऑन ग्रिड पे चले जाएं उस रेट पे। उनके पास दो ऑप्शन है कि क्रिटिकल लोड को पावर देते हैं बैटरी वाले सिस्टम से, ऑपरेट सिस्टम से, और मेजॉरिटी जो लार्जेस्ट साइज़ का सिस्टम है वो लगवा लें ऑन ग्रिड, ताकि उनका बिजली का बिल कम हो। 2 सिस्टम लगा लें वो। 2 सिस्टम लगा लें, लोड को डिवाइड कर दें, और ऑपरेट सिस्टम उनके क्रिटिकल सिस्टम को पावर देता रहेगा, एज ए यूपीएस काम करेगा ड्यूरिंग लोड शेडिंग। तो क्रिटिकल से यू मीन के लाइट फैंस और कंप्यूटर वगैरह और इनको देते हैं आप। जो टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है पूरा उसको पावर देते हैं कंप्यूटर से, ऑपरेट सिस्टम से। और जो लोड वाली डिवाइसेज हैं, हाई लोड डिवाइसेज हैं, टॉर्क डिवाइसेज हैं, ऑपरेट सिस्टम वो बर्दाश्त करने में उसको अब साइज़ बहुत बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है अगर टॉप डिवाइसेज को पावर देनी है। तो उसको कनेक्ट करते हैं आप ऑनरेट सिस्टम से, ड्यूरिंग द डे वो उसको पावर दे रहा होगा, और ड्यूरिंग लोड शेडिंग आपका नेट मीटर हो रहा होगा और बिजली का बिल कम आ रहा होगा। तो बड़ा क्लियर कट सा एक सोल्यूशन है, और इंडस्ट्री में वायबल यही रहा है कमर्शियल सिस्टम्स में, कमर्शियल एप्लीकेशंस में। अब अगर एक फैक्ट्री है उसका ड्यूरिंग द डे टाइम तो वो अपना लोड खुद ही यूज़ कर लेगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट उठा रहा होगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा नेट मीटर अगर वो अपसाइज़ कर लेगा, सिस्टम ज़्यादा बड़ा लगवा लेगा, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा होगा वो उसके रात के टाइम पे बेनिफिट को उसके अगेंस्ट अपना बेनिफिट इक्वलेंट कर सकता है। कुछ फैक्ट्रीज हैं वो ड्यूरिंग द डे टाइम ही रन करती हैं, तो उनके लिए तो बहुत एडवांटेजेस है कि वो ये लगवाएँ। स्कूल्स हो गए, कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, बेकरीज़ हैं जो ड्यूरिंग द डे टाइम चलती हैं, वो ये लगवा सकते हैं, ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। वो लोग जो रात के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं वो फिर नेट मीटरिंग के थ्रू ही बेनिफिट लेंगे, अनलेस कि वो बैटरी सिस्टम्स हो जाएँ। उसमें भी डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ओल्ड स्कूल बेकरीज़ हैं, कुछ ओल्ड स्कूल फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें अप्लाइंसेस टॉप डिवाइसेस नहीं होती, वो गैस बेस्ड डिवाइसेस हैं। थर्मल मशीनरी है, थर्मल इक्विपमेंट है जो कि सुई गैस पे चलती है, नीटिंग की मशीन, नीटिंग की मशीन, कटर्स हैं, उनके लोड कम है, या फिर ऐसा लोड है कि जो इलेक्ट्रिकल लोड नहीं है, फ्रीजर्स हैं। हाँ, वो रात में चल जाएंगे, बैटरीज पे भी चल जाएंगे, तो वो होली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। तो बैटरीज भी तो लिथियम आयन वगैरह आ गई हैं, तो उसको आप एक्सटेंड करके लगा सकते हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी है और वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। तो कमर्शियल में तो बड़ा वाइबल सोल्यूशन है। लिथियम आयन सिस्टम्स की मिनिमम बैटरी जो मिनिमम जो वारंटी और 5 ईयर्स की वारंटी है, और ज़्यादा अच्छी अगर आप लगवा लें तो 10 ईयर्स तक वारंटी तो आ रही है। उसकी लाइफ भी इतनी है, लाइफ अराउंड 10 ईयर्स एटलीस्ट है, अगर आप उसको सही से यूज़ करें, हीटिंग ना होने दें उसको, प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखें। मेंटेनेंस तो उसकी है कोई नहीं, तो बस वेंटिलेशन उसकी अच्छी हो, तो हीटअप ना हो, तो वो अच्छा टाइम निकाल देते हैं। इसी तरह स्कूल्स जो हैं उनके अगर रूम्स में एसी लगे हुए हैं तो वो स्ट्रेट अवे आप ऑफ ग्रिड ही लगा के बैटरीज पे चला लें, उनका तो काम ही दिन दिन का है। तो वो आप टोटल लोड आप सोलर पे ऑफ ग्रिड पर डाल दें। बिल्कुल, और उससे एक और फ़ायदा भी है कि आप जनरेटर से बच जाते हैं। हाँ, कॉस्ट भी बच जाएगी। जनरेटर की लाइट जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल अनइंटरप्टेबल होती है। सेकेंडली जो हॉस्पिटल हो गया उसमें भी आपका सारा क्रिटिकल लोड हो गया, लाइट फैंस का और कुछ छोटी मशीन्स का, वो तो ऑफ ग्रिड में आप डाल के बाकी आप एक 100 किलोवाट का ऑन ग्रिड करते हैं। एक अगर स्ट्रेट अवे 30 बेड का हॉस्पिटल है तो वो उसको मिनिमम 100 किलोवाट की रिक्वायरमेंट बनती है, जो कि 3 मंजिला एक हॉस्पिटल है जिनमें 30 बेड्स हों, तो 100 किलोवाट मिनिमम ऑन रेट लगेगा, तो उसका कुछ बिल का साइजेबल अमाउंट ऑफसेट हो सकता है। बाकी क्रिटिकल लोड, क्योंकि जब लाइट जाए तो मशीनरी अगर इंटरप्ट होए तो मशीनरी ख़राब हो जाती है, डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑपरेट सिस्टम कुछ ना कुछ तो लगेगा ही लगेगा जो क्रिटिकल सिस्टम को पावर देगा। तो मिक्स एंड मैच चलता है, क्योंकि कुछ सिस्टम्स, कुछ अप्लाइंसेस को ऑफ होने से बचाना होता है, कुछ अप्लाइंसेस होती हैं जो टॉप डिवाइसेस होती हैं उसको आप डायरेक्टली कनेक्ट ही कर सकते हो ऑपरेट सिस्टम से, लेकिन उनका बिल कम करवाना होता है तो उसके लिए ऑन रेट सिस्टम लगता है। ऑन रेट सिस्टम का साइज़ बड़ा होता है हमेशा, ऑफ रेट सिस्टम का साइज़ साइजेबली अराउंड 1:20 या 1:10 के रेशो पे चलता है, कि वो सिर्फ क्रिटिकल सिस्टम से पावर। अच्छा, ये जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है ये ऐसी तो नहीं लग जाता कि बस मुझे समझ आया मैं 5 लगा रहा हूँ 10 लगा रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो लोड साइजिंग करनी पड़ती है। तो ज़रा लोड साइजिंग बताओ कि ये अब आप एसी का चेक करना है, कंप्यूटर चेक करना है, मुझे अपना फ्रिज चेक करना है कि वो कितना लोड ले रहा है, उसकी कैलकुलेशन के अगेंस्ट में मैं
10, 15, 20 का इन्वर्टर लगाऊंगा और फिर वो देखूंगा। तो लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है डिवाइसेस के ऊपर, या एमीटर के थ्रू आप अलग से कर रहे होते हैं? एग्जैक्ट क्या अमाउंट आती है इसमें? आप दोनों चीज़ें करते हैं। पहले आप जो अप्लायंस है उसका जो रेटेड कैपेसिटी है उस पर आउटपुट का स्टिकर लगा हुआ होता है, उस पर प्लैक लगी हुई होती है कि उसका रेटेड आउटपुट, रेटेड करंट इनपुट क्या है और कितना मैक्सिमम वो करंट लेगा। तो आप वो नंबर तो आप अपने नोट करते ही हैं, प्लस आप अप्लायंस को ऑन करवा के रियल टाइम में फिजिकली आप उसके एम्पेरेज चेक करते हैं। अब सिंगल फेज डिवाइस है, उसमें लोड भी चेक करना है और वो भी टॉर्क भी चेक करना है और नॉर्मल में भी। बिल्कुल। अगर टॉप डिवाइस है तो उसको ऑन करवा के आप उसको टॉप कैलकुलेट करेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसको अपनी कंसिडरेशन में लाएंगे। प्लस सिंगल फेज डिवाइस है तो फिर एक ही फेज़ पे लोड होगा, 3 फेज डिवाइस है तो तीनों फेज़ पे लोड होगा। फिर आप उस लोड को नोट करेंगे, वो रियल टाइम कंटिन्यूस लोड है, वो भी एक्सीड नहीं करना चाहिए आपकी जो अपर थ्रेशोल्ड है उससे। इसी तरह जितनी भी लोड डिवाइसेस हैं और जितनी भी नॉन लोड डिवाइसेस हैं, सबका टोटल एम्पेरेज लेकर आप उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपका टोटल लोड कैलकुलेट होगा, लोड साइजिंग होगी कि इस एरिया में इतना लोड है। फर्स्ट करें 25 किलोवाट्स का लोड निकलता है, तो 25 किलोवाट के मैक्सिमम लोड के ऊपर यू विल स्टिल नॉट इंस्टॉल 25 किलोवाट हाइब्रिड से और ऑफ ग्रिड सिस्टम। आप 25 से बड़ा ही सिस्टम लगाएंगे, क्योंकि आप अराउंड 30 किलोवाट का मिनिमम सिस्टम लगवाएंगे। कोई भी चीज़ शॉर्ट हो सकती है, कोई भी चीज़ एक्सेस लोड दे सकती है, कोई भी चीज़ कंटिन्यूस टॉर्क मार सकती है। तो योर सिस्टम नीड्स टू बी रॉबस्ट, स्टडी, कि वो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त कर सके ना। 25 किलोवाट सिस्टम की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो 25 को 30 करते हुए कॉस्ट में इतना इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन उससे जो आपकी रॉबस्टनेस आ जाती है सिस्टम की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाती है। तो लोड साइजिंग ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम में ही की जाती है और हाइब्रिड सिस्टम में ही की जाती है। ऑन ग्रिड सिस्टम में लोड साइजिंग नहीं होती। ऑन ग्रिड सिस्टम आपकी अप्लायंसेस को देखता ही नहीं है। ऑन ग्रिड सिस्टम जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कनेक्शन होता है उसका, वो होता है बिहाइंड योर लोड डिवाइसेस। वो डायरेक्ट मीटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, या तो वो मीटर से पावर ले रहा होता है या वो मीटर को पावर दे रहा होता है, और फिर मीटर से या पावर आपके नेट मीटरिंग को जा रही होती है या फिर आपके लोड्स को जा रही होती है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में लोड साइजिंग नहीं होती। अच्छा, लोड साइजिंग जैसे पानी की मोटर है, पानी की 1 हॉर्स पावर की जो मोटर है, जब जैसे आप ऑन करते हैं तो फॉर 3 to 4 सेकेंड्स वो टॉर्क मारती है और वो 18 एम्पेयर तक चली जाती है। 1 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर की मोटर, और 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है उसमें होते ही 20 एम्पेयर है। ठीक है, अब 18 का तो सर्ज उसने फॉर 8 सेकेंड या 6 सेकेंड मारा, उसके बाद वो रफली 8 या 9 एम्पेयर पे आ जाती है। ठीक है, एक हॉर्स पावर की मोटर। और इसी तरह ही आपका जो डेटन का एसी होता है, ये भी 13 एम्पेयर तक जाता है और फिर ये वापस आता है 3-4 एम्पेयर पे इन्वर्टर वाला। ठीक है, और जो नॉर्मल वाला होता है वो रफली 8 पे खड़ा हो जाता है, 7-8 पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो आपको दोनों लोड लेके चलने हैं, कि टॉर्क वाले कितने जा रहे हैं एक्सीड कर, और जो नॉर्मल जब टॉर्क ख़त्म हो गया तो उसके बाद कितना आ रहा है। तो ये दोनों को देखते हुए आपने जो है इन्वर्टर लगाना है, वरना इन्वर्टर बड़े आराम से उड़ जाता है, देर नहीं लगती। आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो एक अप टू अ सर्टेन लिमिट ही प्रोटेक्ट कर सकती हैं सिस्टम को, या ट्रिप कर सकती हैं। इन रेयर सिनेरियोज वो मेल फंक्शन भी कर जाती हैं, तो फिर ना वो ट्रिप करवाती हैं सिस्टम को और फिर आपका इन्वर्टर भी डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपने लोड ज़्यादा डाला होता है। तो ज़्यादा लोड से यही होता है कि 10 सेकेंड तो वो बर्दाश्त करेगा इन्वर्टर, बीप भी करेगा, वो अपना अलार्म भी बजाएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच क्रिटिकल द लोड इज़। अगर बहुत एक्सेस हो जाएगा तो वो 10 सेकेंड तक बर्दाश्त भी करेगा और उसकी सारी टू 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 सारी अलार्म्स बजना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके पास कोई मौजूद होगा तो ही वो 10 सेकेंड के अंदर रिएक्ट कर सकता है ना। एक पास बैठा हुआ बंदा भी कितनी जल्दी उठ के ब्रेकर्स को ऑफ करेगा, तो अगर उस रूम में ही कोई बंदा नहीं है उसको तो आते हुए भी टाइम लगेगा। तो मैनुअली यू कैन नॉट प्रोटेक्ट दैट सिस्टम। वो सिस्टम को बनाना, डिज़ाइन ही ऐसा करना होता है कि वो आपका जो लोड है वो एक्सीड ना करे उसकी कैपेसिटी से, वरना डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, आजकल कंप्लेंट्स जो हैं गर्मियों में बहुत आना शुरू हो जाती हैं कि मेरा सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, सही एफिशिएंसी पे नहीं चल रहा, मुझे बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा। तो ये लोग भूल जाते हैं मेंटेनेंस उसकी जो थी, बड़ी सिंपल सी एक मिनट है, वो शायद मेंटेनेंस इतनी आसान है कि लोग वैसे ही निगलेक्ट कर देते हैं कि रहने दो, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद देख लेंगे, 2 महीने बाद, वो फिर 2-3 महीने बाद जब होता है तो बैकअप भी मिलना कम शुरू हो जाता है। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, मैंने लगाया था और अब मुझे बैकअप नहीं मिल रहा है या मेरा सोलर सही से नहीं चल रहा। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि आपने 15 दिन बाद वॉश करने हैं पैनल्स, तो कोई चार्ट बना लें, उस पर लिख लेंगे मैंने वॉश किया कि नहीं। मैंने इन्वर्टर पे ब्लोअर मारना है 15-20 दिन में, महीने में एक दफ़ा, वो कर लें। बैटरी का पानी चेक कर लें अगर बैटरी लगाई हुई है, या उसका एम्पेरेज चेक कर लेंगे वो पूरी चल रही है कि नहीं, ताकि
वो चलता रहे। वो 24 आवर्स रनिंग डिवाइस है, अगर उसको उसकी मेंटेनेंस ये थोड़ी बहुत नहीं करेंगे तो मैल फंक्शन कहीं ना कहीं कर जाएगी। एक और जो इशू आता है न्यू इंस्टॉलर को, जो जिसने नया सिस्टम लगवाया हो, मेजर इशू जो सबसे पहले महीनों से आता है कि वो 5 दिन उसका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा होता है, 8वें दिन थोड़ी सी एफिशिएंसी गिर जाती है, 12वें दिन एफिशिएंसी इतनी गिर जाती है कि उसको लगता है कि सिस्टम हो गया ख़राब। फिर वो फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। तो जब टीम जाके विजिट करती है उसकी साइट पे, तो उसको पता लगता है कि ऊपर जो पैनल से उसको वॉश नहीं किया गया, उस पर इतनी मोटी मिट्टी की लेयर जमा हो गई है, क्योंकि अभी वो नया सिस्टम है और किसी ने छत पे जाके देखने की जहमत नहीं करी, या उन्हें आदत ही नहीं है अभी छत पे जाके, पता ही नहीं आ रहा है। तो वो सिस्टम पे मिट्टी आने की वजह से पीवी प्रोडक्शन रुक जाती है। लोड तो पावर हो रहा होता है लेकिन पीवी प्रोडक्शन रुक जाती है, उसको लगता है ये तो सिस्टम बेकार है, ये कुछ करता ही। अच्छा, ये चीज़ जनरेटर से बहुत डिफरेंट है ना। जनरेटर एक दफ़ा आप ख़रीदते हैं तो उसको फिर आपको रोज़ नहीं देखना होता जाके, ठीक है। एक नया जनरेटर अगर आप ले लें तो नई गाड़ी की तरह होता है ना, रफली क्या 2-3 साल निकाल देगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी खोल के चेक कर लेंगे, और वो तो आप चलाते भी तब है जब लाइट जाती है। ये तो 24 घंटे चल रहा होता है। तो इसको अभी मैंने नया लगाया और 10 दिन बाद मैं पानी मारने पहुँच जाऊँ, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मैं इतनी जल्दी इसकी मेंटेनेंस क्यों करूँगा, जबकि इलाके में मिट्टी इतनी है, इसका क्या कसूर है। तो एक्सेप्टेंस का भी मसला है कि इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं क्यों करूँ इसकी मेंटेनेंस। फिर एक दफ़ा आदत बन जाए तो फिर कुछ लोगों की आदत इतनी अच्छी बनी हुई है कि हर 5वें दिन एक टीम ऊपर पहुँची हुई होती है उनके घर वाली कि पैनल्स को वॉश करें भाई, हमारी एफिशिएंसी क्यों कम हुई, पैनल्स हमने लगाए हुए हैं, सिस्टम हमारा है, उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे प्रोडक्शन करनी चाहिए, हम या खुद इस्तेमाल करें या नेट मीटर करें। तो फिर वो जितनी आदत उनकी खुद बन जाती है उतनी आप बनवा भी नहीं सकते, और शुरू में जितनी उनकी आदत नहीं होती वो आप 5 दफ़ा कह दें, 10 दफ़ा उनको रिमाइंड करवा दें, उनकी आदत अभी बनी नहीं होती। तो वो खुद जब फेस करते हैं इस बात को कि क्लिनलीनेस बहुत ज़रूरी है, पैनल्स की और इन्वर्टर की ब्लोअर मारना बहुत ज़रूरी है, तो वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी मेंटेनेंस शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि कमर्शियल सिस्टम्स में अगर आप नेट मीटरिंग की तरफ जाते हैं या रेजिडेंशियल में भी नेट मीटरिंग की तरफ जाते हैं तो आपका सिस्टम 3 फेज़ होना चाहिए। सिंगल फेज़ पे नेट मीटरिंग कराची की हद तक तो अलाउ ही अभी नहीं हो रही, अलाउ ही नहीं है। तो 3 फेज़ सिस्टम ही नेट मीटरिंग कर सकता है, क्योंकि ग्रिड भी 3 फेज़ है ना। तो अगर आप एक फेज़ पे ज़्यादा वोल्टेज देना शुरू करते हैं ग्रिड के अंदर, तो मैनेज करना यूटिलिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन के लिए मुश्किल हो जाता है। सारे मिलके एक ही फेज़ पे वोल्टेज बढ़ा दें, बाकी 2 फेज़ की वोल्टेज ही कम हो जाए, तो बिला वजह वो फिर मुश्किलात पैदा करने वाली बात है। तो 3 फेज़ सिस्टम पे नेट मीटरिंग अलाउ है, और मिनिमम कराची में मिनिमम 10 किलोवाट के सिस्टम पे नेट मीटरिंग अलाउ है, 5 किलोवाट पे नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है। तो अब वो रेजिडेंशियल सिस्टम हो या ऑफ ग्रिड कमर्शियल सिस्टम हो या इंडस्ट्रियल सिस्टम हो, मिनिमम 10 किलोवाट होना उसके लिए ज़रूरी है और 3 फेज़ होना ज़रूरी है, उसी पे नेट मीटरिंग हो सकती है। प्लस हाइब्रिड सिस्टम होगा, तो अगर हाइब्रिड सिस्टम है तो वो भी नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस को भी फॉलो करेगा, प्लस ऑफ ग्रिड सिस्टम की जो रेगुलेशन को ख़ास नहीं है, बट वो फॉलो उन दोनों को करेगा। तो अगर वो फॉलो करेगा तो वो एक्सेप्ट होगा बाय के इलेक्ट्रिक और व्हाटएवर सप्लाई कॉर्पोरेशन या जो भी डिस्को उसको अप्रूवल देती है, सारे रेगुलेशंस को, दोनों चीज़ों को रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आपको नेट मीटरिंग का लाइसेंस मिलेगा। उसी के बाद आप जनरेशन कर सकते हैं, और उसी के बाद आपकी जो नेट मीटरिंग का बेनिफिट है वो आपको के इलेक्ट्रिक या व्हाटएवर सप्लाई कॉर्पोरेशन है उसके बिल में लग के आया करेगा। अच्छा, इसमें आपका सैंक्शन लोड भी तो अप्रूव होना चाहिए ना? बिल्कुल, सैंक्शन लोड का फार्मूला है 75% का फार्मूला है, और जो बिल के पीछे लिखा होता है कि इलेक्ट्रिक के बिल के बिल के पीछे लिखा है आपका लोड सैंक्शन क्या है, उसी की बेसिस पे आपको अलाउ किया जाता है कि आप इतना बड़ा सिस्टम लगवा सकते हैं और फिर आप कितनी नेट मीटरिंग कर सकते हैं। अगर मुझे 30 किलोवाट का सिस्टम लगाना हो और सैंक्शन मेरा भी 1-2 मोस्टली जो पुराने सैंक्शन हुए में किसी का 5 हुआ हुआ है, किसी का 10 हुआ हुआ है, सही, तो कितना कराना पड़ेगा? फिर आपको अपना लोड सैंक्शन बढ़वाना पड़ेगा। प्रेफरेबली आप जाके 30 किलोवाट का अपना लोड सैंक्शन करवा लें, और बड़ा करवा लें, 40 का करवा। जब एक दफ़ा आप लगवाएंगे 30 किलोवाट का सिस्टम तो फिर आपका दिल ललचाएगा ही कि अब मैं इसको 50 क्यों ना करवा लूँ, नेट मीटरिंग का जो मैं सिस्टम लगवा रहा हूँ 50 किलोवाट का लगवा लूँ। तो आप जाएँ और अपने जो डिस्को है उसमें अप्लाई कर दें, और कि मेरा सैंक्शन उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, उसकी मिनिमम सी कॉस्ट है, और कंपेयर टू सिस्टम कॉस्ट वो कुछ भी नहीं होती। आप अपना लोड सैंक्शन करवा लें, उसका प्रोसेस है वो आपको लोकल अथॉरिटी ही बताएगी, उसकी जो फ़ीस है वो भी वेरिएबल होती है, वो भी वही बताएंगे। आप अप्लाई कर दें, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपका लोड सैंक्शन हो जाएगा। अगर लोड अवेलेबल होगा उस ट्रांसफार्मर उस फीडर पे, आपका लोड बढ़ जाएगा, आपके बिल के पीछे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका लोड बढ़ गया है। चालान आपने उसी ऑफिस में जमा करवाना है, जो भी डिस्को है उसके ऑफिस में आप पेड चालान जमा करवाएंगे, और उसके बाद से आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइम कितना लगता है मीटर चेंज होने में? अब जैसे इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवा लिया मैंने एक ऑन ग्रिड सिस्टम,
ठीक है। मैंने सुना है वो ऑन ही नहीं होता जब तक उसका मीटर चेंज ना है। तो इंस्टॉल होने से लेकर मेरा ऑन होने तक का कितना ड्यूरेशन है? अब इसमें अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाया है तो वो तो नेक्स्ट डे या उसी दिन जब इंस्टॉल हुआ है उसी दिन वो ऑन हो जाएगा, उसी दिन वो आपको रियल टाइम में पावर देना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम का की इलेक्ट्रिक या सप्लाई कॉर्पोरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे नेट मीटर नहीं करना। ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए आपका जो की इलेक्ट्रिक का मीटर है वो चेंज नहीं होता, वो वही मीटर रहता है जो पहले लगा हुआ है, तो वो उसी दिन ऑन हो जाता है और उसी दिन से फंक्शनल हो जाता है, आपको पावर देना शुरू कर देता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम बहैसियत ख़ुद विदाउट के इलेक्ट्रिक का जो मीटर है वो नहीं चल सकता, उसको के इलेक्ट्रिक की अप्रूवल चाहिए होती है। नेट मीटरिंग जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो दो तरह काम करता है, पहले वो बिजली आपको देता है, जो आपका लोड है उसको पावर देगा, जो एक्सेस बिजली वो प्रोड्यूस कर रहा होगा वो फिर के इलेक्ट्रिक के मीटर में रिवर्स फीडिंग शुरू हो जाएगी। अब अगर आपने मीटर अपना नहीं चेंज करवाया अभी और रिवर्स फीडिंग आपने शुरू कर दी है, आपने एक ऑन ग्रिड सिस्टम आज लगवाया है, उसको आपने फंक्शनल आज ही कर दिया और आपका जो मीटर लगा हुआ है के इलेक्ट्रिक का वो पुराना ही मीटर है, तो जो आप रिवर्स फीडिंग कर रहे होंगे वो आपके के इलेक्ट्रिक का मीटर को फॉरवर्ड ही घुमाना शुरू कर देगी, क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल मीटर नहीं है, वो यूनि डायरेक्शनल मीटर है, वो एक ही तरह घूम सकता है। तो जब आप उसमें करंट फेंकेंगे तो वो फॉरवर्ड घूमना ही शुरू कर देगी, तो बजाय इसके वो आपको बेनिफिट दे रही हो, आप उसमें करंट फीड कर रहे हैं और वो मीटर को फॉरवर्ड घुमा रही है, आपका बिल और बढ़ा रही है। no point of doing that. तो वो एक तो आपको नुकसानदेह भी है, आप बिल क्यों बढ़ा रहे हैं अपना, आप तो जनरेट कर रहे हैं। दूसरा वो आप लाइबल हैं, वो अलाउ ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक उस पर फाइन करती है कि आपने मीटर चेंज कराने से पहले हमने अलाउ ही नहीं किया, आपको सैंक्शन ही नहीं किया, हमने अपनी प्रेपरेशन जो भी करनी थी छोटी मोटी वो हमने नहीं करी, तो आप हमें फीड कैसे कर सकते हो अभी बिजली, तो उस पर आपको फ़ाइन भी हो जाता है। तो आप अब नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ करें आज सिस्टम आपका लग गया ऑन ग्रिड, तो वो आज ऑन नहीं हो सकता, उसके ऑन होने का एक ही तरीका होता है, वो आपको फिर इसके बाद बता दूँगा। तो आपका अगर आज ऑन ग्रिड सिस्टम लग गया है तो आप उसको आज ऑन करके खुद यूज़ करके के इलेक्ट्रिक को नहीं दे सकते, अनलेस कि आपका नेट मीटरिंग का के इलेक्ट्रिक का मीटर चेंज हो जाता है, बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है। बाई डायरेक्शनल मीटर लगने के जो टाइम अभी आ रहा है रफली वो 60 से 90 डेज़ के दरमियान कहीं भी आता है, 90 डेज़ से ऊपर भी हो जाते हैं और 60 डेज़ से कम भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है जो इंचार्ज ऑफिसर हैं जिन्होंने साइट का सर्वे करना है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, उनके ऊपर लोड कितना है, कितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं फाइल में, कितना बैकलॉग खड़ा हो, कितने मीटर पड़े हुए इनके पास। बिल्कुल। उसके बाद फिर मीटर की अवेलेबिलिटी आई थी कि इलेक्ट्रिक के पास रेडीली अवेलेबल स्टॉक भी है, बाई डायरेक्शनल मीटर का वो लगा भी सकते हैं कि नहीं, कभी कभी डिलेज 120 डेज से ऊपर भी हो जाते हैं, मीटर की सप्लाई आती है उसके बाद वो लगते हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम नेट मीटरिंग 90 डेज़ के बाद ही रफली शुरू कर सकता है, जब तक आपका मीटर चेंज होता है। मीटर चेंज का चालान बन के होम ओनर के नाम पे आता है, क्योंकि होम ओनर की प्रॉपर्टी है, सैंक्शन लोड भी होम ओनर की प्रॉपर्टी है और मीटर भी होम ओनर की प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों चार्जेस होम ओनर को ही बेयर करने पड़ते हैं। चालान भी के इलेक्ट्रिक की तरफ से उसी होम ओनर के नाम पे आता है, बिल्कुल उसी तरह का बिल आता है जिस तरह का नॉर्मल के इलेक्ट्रिक का बिल आता है। वो होम ओनर जाके जैसे कि इलेक्ट्रिक का बिल जमा कराता है उसी तरह वो चालान की पेमेंट जमा करवाता है और फिर जाके के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जमा करा देता है कि देखिए मैंने आपका चालान जमा करवा दिया, फिर ये प्रोसेस फॉरवर्ड करवा दिया। उसके बाद 90 डेज़ रफली लगते हैं, आपका मीटर चेंज हो जाता है। जिस दिन आपका मीटर चेंज हुआ है उसी दिन आप अपना सिस्टम फंक्शन कर सकते हैं, आपको तो बिजली आएगी आएगी और आप बाई डायरेक्शनली मीटर में रिवर्स मीटरिंग भी कर सकते हैं, नेट मीटरिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। सही है। अब उसके बाद आपका जो पहला बिल आएगा वो भी वेरी करता है, किसी को कभी कभी क्लाइंट को बिल पहले ही आ जाता है, उसी महीने आ जाता है रिवर्स मीटरिंग वाला बेनिफिट के साथ, कभी कभी क्लाइंट को 3 महीने बाद बिल आता है। जो नेट मीटरिंग का मीटर लग गया, अब आपका बाई डायरेक्शनल मीटर लगा हुआ है, आपने नेट मीटरिंग शुरू कर दी, तो ऐसे भी होता है कि एक ही महीने बाद आपको नेट मीटरिंग का रिजल्ट दिखना शुरू हो गया, आपके घर पे बिल आ गया, उसमें आपने जो यूज़ करी कंज्यूम करी बिजली वो अलग लगी हुई आ गई और जो आपने बेची के इलेक्ट्रिक को वो अलग लिखी हुई आ गई। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल 3 महीने तक नहीं आता और 3 महीने का जो एक्यूमुलेटेड बिल होता है उसमें कंजम्पशन अलग लिखी हुई होती है और जो आपने नेट मीटरिंग किया होता है वो अलग लिखी हुई। तो इसका भी कोई सेट फार्मूला नहीं है, ये सप्लाई कॉर्पोरेशन के ऊपर है कि वो किस तरह इसको लेके चलना चाह रहे हैं। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि जब ऑन ग्रिड के साथ हम एक और इन्वर्टर लगा लेते हैं रफली उस 3 महीने के लिए ऑन करने के लिए, वो क्या चक्कर है? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपने एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया है और आप चाह रहे हैं कि वो आज ही ऑन हो जाए मेरे पास, एट द वेरी लीस्ट वो मुझे पावर देना शुरू कर दे, लेकिन वो के इलेक्ट्रिक को अभी तो दे नहीं सकता क्योंकि बाई डायरेक्शनल मीटर अप्रूव नहीं और लगा नहीं है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये कि आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं और उसके साथ एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लें, छोटे साइज़ का या बड़े साइज़ का या इक्विवेलेंट साइज़ का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो तो उसी दिन ऑन हो जाएगा और आपको पावर देना शुरू कर देगा। ऑन ग्रिड तो तब भी ऑन नहीं होगा। ऑन ग्रिड सिस्टम तब भी ऑन नहीं हो सकता। तो
दूसरा ऑप्शन आप नहीं उस हाँ बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल वो तो सिस्टम लगा अजीब बात है बिल्कुल ऐसे ही है वो सिस्टम तो ऑन नहीं हो सकता उस सिस्टम को ऑन करना है उसको एक्सपोर्ट डिवाइस लगा लेना यार वो लगाओ ना यही तो लगा एक्सपोर्ट डिवाइस उस सिस्टम को ऑन करो जरा अच्छा उसके साथ एक्सपोर्ट डिवाइस लग जाती है एक्सपोर्ट डिवाइस में महंगी आती है ना वो कितने की है नहीं देखिए नंबरों पे ना फंसे हैं नहीं चल ठीक है अब रफली महंगी आती है ना महंगी आती है बस एक्सपोर्ट डिवाइस एक रफली एक इन्वर्टर जितनी होती है इन्वर्टर जितने की कॉस्ट होती है क्योंकि वो भी एक इन्वर्टर है छोटे इन्वर्टर हाँ वो भी एक इन्वर्टर टाइप है अच्छा अब आपके पास एक ऑन ग्रिड सिस्टम है जिसको आप चाह रहे हैं कि वो ऑन हो जाए द वेरी सेम डे आपको पावर देना शुरू कर दे बेशक अभी आपके पास बाई डायरेक्शनल मीटर ना लगा हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक एक्सपोर्ट डिवाइस आती है जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस वो एक्सपोर्ट को रोक देती है और लेकिन वो आपको पावर देने का अलाउ करती है इन्वर्टर को सही है तो जो लोड है आपका घर का लोड है वो उसको पावर दे रही होगी जो एक्सेस प्रोडक्शन वो करती है बाई डायरेक्शनल मीटर को देने के लिए मतलब कि इलेक्ट्रिक को देने के लिए वो रोक देती है उस डिवाइस की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है अराउंड 50,000 प्लस की वो डिवाइस आती है वो डिपेंड उसकी एग्जैक्ट प्राइस डिपेंड करती है उसके मॉडल के ऊपर वो किस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है उसका साइज़ क्या है कितने रेटेड कैपेसिटी क्या है उसकी तो उसकी प्राइस वेरी करती है नॉनदलेस वो 4-5-10 हज़ार की वो डिवाइस नहीं आती वो 50,000 से ऊपर की ही डिवाइस आती है सही है तो उसकी साइजेबल है बिल्कुल पर वो 3 महीने की बचत कर देती है अब आपके ऊपर है अगर आप सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे होंगे और देखें अब अगर मैं लगवाता हूँ 50 किलोवाट का उसमें तो बचत कर देगा ना बिल्कुल कर देगा अगर अब मैं लगवाऊँ 10 किलोवाट का तो फिर वो तो जनरली सी बात है बिल्कुल जितना बड़ा सिस्टम होता है उतनी उसकी कॉस्ट कम हो जाती है पर किलोवाट और प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा प्रोडक्शन ज़्यादा होगी बेशक वो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस की कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होगी बट पर किलोवाट वो कॉस्ट आपके लिए कम ही पड़ती है इसी तरह इन्वर्टर्स में भी यही है छोटा इन्वर्टर लें 5 किलोवाट का इन्वर्टर को कंपेयर करें 100 किलोवाट के साथ तो पर किलोवाट जो प्राइस आती है वो 100 किलोवाट की तो बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू 5 किलोवाट सिस्टम क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स 5 किलोवाट सिस्टम और 100 किलोवाट सिस्टम में बॉडी की कॉस्ट वेंटिलेशन की कॉस्ट हीट सिंक उतना बड़ा तो नहीं होता सर्किटरी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो आपको मिलता है बेनिफिट तो मिलता है अच्छा एक याद है एक कस्टमर उनकी तो पानी की मोटर ही 3 हॉर्स पावर की थी और उनका बिल जो है 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए आ रहा था और बाद में जब उन्होंने सोलर लगवाया तो फिर उनको ख्याल आया कि मेरी तो मोटर ही बहुत बड़ी लगवा ली है मैंने ये सिर्फ पानी खींचना है ना यहाँ से ऊपर तक तो वो काम आधा हॉर्स पावर भी कर लेता है ऐसा थोड़ी है कि वो मेरे को 100 मंजिला फ्लैट है जिधर मैंने 3 हॉर्स पावर की मोटर लगा ली वो एक सिंगल फ्लोर पे उसने 3 हॉर्स पावर की मोटर लगाई हुई थी वैसे दिल के बड़े आदमी थे वरना मोटर तो इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी जिसकी वजह से वो 1.5 लाख रुपए बिल भर रहे थे और वो जल्दी भी नहीं 3 4 घंटे मतलब उनका ये था मुझे याद आया अभी कि उनकी पानी की लाइनें भी चौक इसलिए वो बड़े हॉर्स पावर से पानी दे रहे थे और उनकी लाइन ही गल गई थी उस गली में लाइन में डायमीटर कोई नहीं बचा था चौक लाइनों से वो पानी दे रहे थे तो इसमें होता ये है कि जब आप एक सिस्टम नया लगवाते हैं ना तो आप मेंटली भी एक डिफरेंट मोड में चले जाते हैं कि अब मैं बिजली बचाने के मोड में आया हूँ अब मैं बिजली बचाने के मोड में आया हूँ तो नज़र दूसरी तरह चल पड़ती है ना कि यार इसको भी देखूँ ये तो नहीं बिजली खा रहे भाई सबसे बड़ी एग्जांपल तो लाइट्स की है ना ये पुरानी वाली लाइट्स थी अब सारी एलईडी लगा ली तो कितना फ़र्क पड़ जाता है ये 40 वॉट्स ले रही है वो 120 वॉट ले रही थी फिर फैन आपके एफिशिएंट हो गए फिर मोटर्स एफिशिएंट हो गई फिर आपके फ्रिज एफिशिएंट हो गए इन्वर्टर वाले हो गए एसी एफिशिएंट हो गए और इसके ऊपर आपने सोलर लगा लिया क्योंकि अगर आप ये चीज़ें आप पुरानी रहने थे और सोलर भी ना लगवाएं तो आराम से आपका 2 लाख से कम का तो आपका बिल है ही नहीं छोटे से छोटा घर भी हो क्योंकि इतनी इनएफिशिएंट चीज़ें आपकी सारी तो चीज़ें भी चेंज करानी पड़ेंगी आपको सोलर भी लगाना पड़ेगा तभी आप आर्ट पार रह सकते हैं अच्छा अभी कल एक मैं वीडियो देख रहा था एक साहब हैं गाड़ियों वाले वो कहते हैं कि मैं परेशान हूँ कि मैंने बिजली वाली गाड़ी ले ली और मैं जब रात में आता हूँ घर में तो लाइट नहीं होती मैं दिन में आता हूँ घर में तो लाइट नहीं होती मैं कहा उनको ये नहीं समझ आया कि वो सोलर लगवा लें दिन में अगर वो सोलर लगवा लें 10 किलोवाट का लगा लें 20 का लगवा लें तो दिन में तो वैसे ही उनको फ्री चार्जिंग होगी
और रात में वो बैटरी बैकअप से चार्जिंग हो जाएगी। तो लाइट और अपना इलेक्ट्रिक गाड़ी का तो कोई मसला थोड़ी है, वो तो लोगों को पता नहीं है कि हमें सोलर लगवाना है, या लोग इस तरह सोचते नहीं है। गाड़ी की तो कई ज़्यादा कॉस्ट है एक सोलर के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा वायबल यही है कि घर पे सोलर लगा हो, गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिक हो, ना आपकी रनिंग कॉस्ट ना आपकी घर की कॉस्ट। देखें आपके घर की जो सारी अप्लाइंसेज है वो बिजली पे ही चलती है ना, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक को मैं जब घर आता हूँ मेरे लाइट नहीं आती। सही बात है। अप्लाइंसेज आपके पेट्रोल वाली अप्लाइंस लगाएंगे। सही बात है। वो इंडस्ट्री तो शिफ्ट कर चुकी है इलेक्ट्रिक। सही बात है। अब गाड़ियों की इंडस्ट्री को भी शिफ्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्री की तरफ, और वो कर रही है। जो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा ना, वो फंस रहे हैं कि शायद हमारे पास बिजली ज़्यादा नहीं है, हमारे पास लोड शेडिंग नहीं। ये तो आप एज एन इंडिविजुअल कस्टमर आपने अपने सॉल्यूशंस को क्रिएट करना है। हाँ। जैसे आप अपने घर पे बिजली लोड शेडिंग के वक्त आपने या यूपीएस लगवाया होता है या जेनसेट लगवाया होता है, बिल्कुल। अब आपने उसको ओवरकम तो करना है ना। तो अब आप पेट्रोल की गाड़ी रन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एन इलेक्ट्रिक कार। पेट्रोल गाड़ी की मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की मेंटेनेंस भी कम है। तो अब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे पास बिजली नहीं है, घर पे लोड शेडिंग हो रही है। वो तो वैसे ही हो रही है। अब आप उस सोल्यूशन को उसको ओवरकम करें, एक सोल्यूशन लगवाएं। अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है और आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से, तो वो भी तो आपकी एक कोताही है ना। आप उसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। आप एक कॉन्ड्रेट सिस्टम लगवाएं, एक कॉन्ड्रेट सिस्टम लगवाएं, इतने यूनिट्स जनरेट करें कि इतनी नेट मीटरिंग हो जाए कि आपका उस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन का बिल भी ना आए जो आप चार्जिंग पे लगा रहे हैं। अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है तो आप एक हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं जो नेट मीटरिंग करे ड्यूरिंग द डे। फर्ज करें आप ड्यूरिंग द डे घर ही नहीं है, तो आप बोलें भाई मैं कैसे चार्ज करूँगा, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, वो ड्यूरिंग द डे नेट मीटरिंग करता रहेगा। रात में जब आप घर जाएंगे तो उसमें बैटरी भी चार्ज होगी, हाइब्रिड सिस्टम है, तो उस बैटरी बैंक से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर लें, तो आप अपने गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट है आपने उसको भी मिनिमाइज़ कर दिया। तो एज एन होम ओनर आपको ये सारी सॉल्यूशंस को, ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं, आपको अडॉप्ट करना है मोस्ट वाइबल सॉल्यूशन को अपने एप्लीकेशन के। ये लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा विद टाइम। इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही है, इंडस्ट्री शिफ्ट बहुत करती है, बहुत तेज़ी से शिफ्ट कर रही है। और अर्ली अडॉप्टर्स ही तो होते हैं वो, स्पेशली इस चीज़ों में। इसमें अब ये अर्ली अडॉप्टर्स वाली बात नहीं रह गई, क्योंकि बाहर तो अडॉप्ट कर चुके हैं। ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि पाकिस्तान में पहले आ गए और बाहर अभी ना किया हो तो इनको पता नहीं है। ये तो अब पुरानी अडॉप्शन हो गई, हम कर नहीं रहे। तो करेंगे तो तेरी बेनिफिट दिखेगा। तो हो रही है, अब तो कर रहे हैं लोग। सोलर सिस्टम भी पहले कम होते थे घर पे, रेजिडेंशियली कम होते थे, कमर्शियली कम होते थे, अब तो काफ़ी। अच्छा एक बात और नोट करिए कि जो लगवा लेता है, पहले सोलर लगवाते नहीं है, इनको समझ ही नहीं आती, मोस्टली हम लोगों को समझ ही नहीं आती। पर जब लगवा लेना, चाहे बड़ी एज के लोग हों, हमारी एज के तो छोड़ो, उनको हो सकता है समझ आए ना, जो बड़ी एज के हैं जिनके पास पड़े हुए भी हैं पैसे, जब लगवा लेते हैं ना तो फिर एक नशा सा चढ़ जाता है उनको, यार और बढ़ा दो मेरा। और फिर उनको सही दिखता है कि ये तो वाकई कोई चीज़ है जो बचत कर रही है मुझे, या सही जगह मेरे पैसे लग रहे हैं जो मुझे बचा के दे रहे हैं, बजाय इसके कि जो पहले मुझे लग रहा था मैं जनरेटर ख़रीदता रहता था, पेट्रोल डालता रहता था। ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बाकी तो सारी इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हैं अपने घर की कंटिन्यूस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, वो तो पैसे खाती हैं ना, बिल्कुल, वो पैसे देती नहीं है। सोलर सिस्टम एक दफ़ा पैसे आपको लगाने पड़ते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू जनरेटर की कॉस्ट भी एक होती है ना, उसमें भी पैसे लगाने पड़ते हैं। इनिशियल कॉस्ट जनरेटर से डबल ट्रिपल हो गई, ज़्यादा कॉस्ट है, इसमें भी लगाई, लेकिन जनरेटर की एक रनिंग कॉस्ट है, उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। और फिर अब पेट्रोल बढ़ रहा है तो आपको भी टेंशन कि मेरा 5 लीटर का घंटे के हिसाब से जा रहा है। वो आपको कुछ कमा के नहीं देता, वो आपको कंटिन्यूस सप्लाई मेंटेन करके देता है। सोलर सिस्टम इक्विवेलेंट अगर उससे आप कंपेयर करें तो वो इक्विवेलेंट नहीं है, उससे फार सुपीरियर इस तरह है कि उसकी एक तो रनिंग कॉस्ट कोई नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत मिनिमल सी है, बहुत ही मिनिमल है। प्लस वो ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशंस वो आपको कमा के देता है कि आपका जो अलग से लोड था ड्यूरिंग नॉन लोड शेडिंग आवर्स, वो उसको भी कम कर देता है उसकी कॉस्ट को। और अगर लोड शेडिंग हो रही है तो आपको पावर बैकअप भी देता है, तो इट इज़ फार सुपीरियर टू अ जनरेटर। बहुत से लोगों को ये भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि जनरेटर में भाई हमें फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, कभी भी पेट्रोल डालेंगे कभी भी चला लेंगे। तो वो फ्रीडम क्या है? पेट्रोल तो इस पे भी वो फ्रीडम आ गया ना, अगर बैटरी रखो तो बैटरी उसी का रिप्लेसमेंट है। अगर बैटरी बैंक है आपके पास 12 बैटरीज हैं, यार याद है 12 बैटरी के साथ 24 आवर्स आराम से एक एसी और लाइट फैन पंखे सारे चल जाते हैं आपके 24 आवर्स, तो बैकअप तो हो गया ना आपका। ये तो सिर्फ आप सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वरना सोल्यूशन तो मार्केट में है और यहीं बनी हुई प्रोडक्ट्स के साथ सोल्यूशन है। ऐसा भी नहीं है कि आप बोल रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं और बहुत हैवी हो रही है, दोनों कॉस्ट बढ़ रही है, सामान पड़ा हुआ है, आप एक्सेप्ट तो करो। बिल्कुल लोकली मेड स्टफ भी इक्विवेलेंट है, वो अच्छा है, एट पार है,
और अगर आपको इम्पोर्टेड स्टफ चाहिए, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। बाकी ये तो स्टोर ऑफ एनर्जी है ना, पेट्रोल भी स्टोर ऑफ एनर्जी है। अब आपका अगर फ्यूल जनरेटर छोटा है और पेट्रोल ज़्यादा चाहिए तो आप एक अलग से टैंक रखते हैं, बैरल रखते हैं, उसमें फ्यूल भर के रखते हैं। तो इसमें भी यही है, बैटरी बैंक आप ज़्यादा रखें, अच्छी बैटरीज पे इन्वेस्ट करें ताकि वो ज़्यादा टाइम निकालें, मेंटेनेंस कम से कम हो। लेड एसिड बैटरीज में मेंटेनेंस फ्री बैटरीज एग्जिस्ट करती हैं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया उन्हें आए हुए। बाकी बिल्कुल लेड एसिड के बगैर अगर आपको चाहिए तो आप ये ले लें, लिथियम आयन बैटरीज ले लें। उसमें भी बहुत सारी कंपनीज हैं, चाइनीज़ कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, जितनी अच्छी लेना चाहें ले लें। इन्वेस्टमेंट करें, वो उतना ही रिटर्न आपको दे देती हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे ज़ाया होते हों, कि चीज़ बहुत महंगी हो जाए और इतना बेनिफिट ना मिले। जितनी अच्छी चीज़ लगवाते हैं वो उतना रिटर्न दे देती है। बैटरीज 12 साल, 15 साल, 20 साल भी चल जाए, अगर आप उनको सही से मेंटेन करें, सही इन्वायरमेंट पे रखें, अब्यूज़ ना करें, हाई करंट ना मारें उस पर, हाई लोड्स को पावर ना दें। एक बैटरी बैंक है, आप उस पर टॉर्क डिवाइसेस चलाने शुरू कर दें विदाउट एनी लो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, तो बैटरी अब्यूज़ होगी, बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ये तो अब यूज़र के ऊपर है वो चीज़ को कितना अब्यूज़ करता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, गाड़ी है आप उसको अब्यूज़ करें, भगाएँ, सर्विस ही ना कराएँ उसकी, हाई RPM पे लेकर जाएँ, सेकंड गियर पे आप बिल्कुल ऐसे 80 की स्पीड पे चलाएं तो गाड़ी अब्यूज़ करेंगे, ख़राब हो जाएगी। इस सब का भी बिल्कुल ऐसे ही, सिस्टम को जितना प्रोटेक्ट करेंगे, जितना मेंटेन करेंगे, उतना वो आपके साथ साथ चलेगा। जितना आप अब्यूज़ करेंगे उतना कम टाइम चलेगा। सही हो गया। मेरा ख्याल है आज के लिए क्लोज़ करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के ऊपर, उनकी क्या डिमांड है और उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसके बाद आप IPP भी बन सकते हैं इसमें, फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।